हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे डीएसएसबी डोमेस्टिक साइंस का 2021 वाला क्वेश्चन पेपर, जो कि इसके एग्जाम डेट है 26 जुलाई। डोमेस्टिक साइंस में आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, जो कि डिवाइड होते हैं आपके 5 सेक्शन में, और हर एक सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये? और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट है कि इसमें बीए वालों को नहीं लेते हैं, ओनली बीएससी वालों को लेते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हो। तो जितने अच्छे तरीके से अपनी तैयारी बीएससी वाले कर रहे हैं, उसी तरीके से बीए वालों को भी अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो ये आपका ऑफिशियल पेपर है, तो आज मैं आपको इसी से सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आपसे, यदि कोई व्यक्ति आयोडीन की कमी से पीड़ित है तो उसे अवश्य ही डैश खाना पीना चाहिए। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ है, कोई व्यक्ति है, उसके अंदर किसकी कमी है? आयोडीन की कमी है, तो उसे किस तरह का भोज्य पदार्थ देना चाहिए, ये बताना है आपको। जड़ और कंद देना चाहिए, डार्क चॉकलेट देनी चाहिए, फाइबर युक्त भोजन देना चाहिए, या समुद्री भोजन देना चाहिए। तो जड़ और कंद से क्या होता है आपका? आयोडीन संबंधित नहीं होता है, ना ही डार्क चॉकलेट से संबंधित होता है। फाइबर युक्त भोजन हम कॉन्स्टिपेशन में देते हैं, ना कि ये आयोडीन की कमी की पूर्ति करता है। तो हमारे एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 4, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, समुद्री भोजन। तो जिस व्यक्ति को आयोडीन की कमी होगी ना, उसको हम समुद्री भोजन दे सकते हैं। जैसे आपकी फिश होगी, फिश, कौन सी फिश? आपकी जो समुद्र में पाई जाती है, उसमें आयोडीन की अच्छी मात्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है हमारा, भोजन को उबालते समय निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, नहीं पूछा हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन दिए हैं, पहले पानी को उबाले फिर उसमें भोज्य पदार्थ डाले, ये तो हम करते हैं ऐसे। उबलने से पूर्व भोज्य पदार्थ को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, ये भी करते हैं हम। और भोजन को एक ऐसे बर्तन में पकाए जिसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद होता है, ये भी करते हैं हम। और पानी से पूरी तरह से भोज्य पदार्थ को ढकना नहीं चाहिए, हमेशा केवल 1/4 पानी डालना चाहिए, यही आपका गलत है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका निगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम भोजन को उबालते समय भोजन को पूरी भोज्य पदार्थ को ढकना नहीं चाहिए, बल्कि ढक देना चाहिए। यहाँ दिया हुआ है ढकना चाहिए ना, तो हमको ढक देना चाहिए, और हमेशा 1/4 पानी डालना चाहिए, बल्कि नहीं, हमको 1/3 पानी डालते हैं हम। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है आपसे, डैश की उपस्थिति में डैश विटामिन डी का उत्पादन कर सकता है। यानी कि आपको ये बताना है किसकी उपस्थिति में और क्या विटामिन डी उत्पादन कर सकता है। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है आपका विटामिन ए और शरीर, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है आपका धूप और आंखें, थर्ड है आपका धूप और शरीर, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका विटामिन ए और नाक। तो विटामिन ए तो आपका आंखों से संबंधित होता है, इसका विटामिन डी से कोई कांटेक्ट नहीं होता है। धूप हो गया, धूप तो आपको विटामिन डी से मिलती है, पर आंखें इससे संबंधित नहीं होगी, क्योंकि आंखें तो आपके विटामिन ए से संबंधित हो जाती हैं। इसी तरह हम इसमें देखें विटामिन ए और नाक, तो विटामिन ए का संबंध हमारी आंखों से होता है, नाक का इससे कोई कांटेक्ट है ही नहीं है। बचा क्या हमारा? थर्ड ऑप्शन, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि धूप की उपस्थिति में शरीर विटामिन डी का उत्पादन कर सकता है। ठीक है, विटामिन डी सब में विद्यमान होता है, पर वो अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। व्यक्ति के शरीर में जो विटामिन डी होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, और जब सूर्य की किरणें पड़ती है, यानी कि जब वो धूप की कांटेक्ट में आता है, तो ऑटोमेटिक जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है ना विटामिन डी, वो अपनी एक्टिव फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि धूप की उपस्थिति में विटामिन डी उत्पादन कर सकता है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है? तो आपको फैट सॉल्युबल विटामिन बताना है। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन ए और डी है, और विटामिन डी है आपका। तो आपका किसका विटामिन का क्लासिफिकेशन हम 2 टाइप से करते हैं। एक होता है हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक होता है हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन।
तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं हमारे विटामिन बी और विटामिन सी, और जो हमारे वसा में घुलनशील होते हैं वो विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो इससे आपको ऑप्शन आप इजीली से ढूंढ पाओगे। इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विटामिन ए और विटामिन डी। तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको अभी ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, हमारे मसूड़ों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए इनमें से क्या लेना चाहिए। यानी कि ये बताना है आपको कि मसूड़ों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए क्या लेना चाहिए। ऑप्शन दिए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम लेना चाहिए, आयरन लेना चाहिए, आयोडीन लेना चाहिए या जिंक लेना चाहिए। तो बात किसकी की जा रही है, बात हो रही है आपके मसूड़ों और दांतों की। ठीक है, यानी कि गम्स और टीथ की। तो इसको हेल्दी रखने के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, शरीर में कम हीमोग्लोबिन बनने के पीछे अंतर्निहित कारण क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, घेंगा है, रतौंधी है, रक्तहीनता है या स्कर्वी है। तो आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, शरीर में कम हीमोग्लोबिन, बात किसकी हो रही है, आपकी हीमोग्लोबिन की हो रही है। घेंगा आपका आयोडीन से संबंधित होता है, रतौंधी आपका विटामिन ए से संबंधित होता है, स्कर्वी आपका विटामिन सी से संबंधित होता है। तो बचा क्या, बचा आपका ऑप्शन थर्ड यानी कि रक्तहीनता। तो कम हीमोग्लोबिन बनना यही आपका क्या कहलाता है, रक्तहीनता यानी कि एनीमिया कहलाता है। इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको अभी क्वेश्चन, समझ में आ गया अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, हीनता जन्य रोग मानव शरीर में होने के क्या कारण है। यानी कि कौन से ऐसे रोग हैं जो पोषक तत्वों की मतलब कमी से होता है। की पॉइंट छुपा हुआ है हीनता जन्य, इसी से आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, शारीरिक गतिविधियों का अभाव, कीटाणुओं की उपस्थिति, निर्जलीकरण या पोषक तत्वों की कमी। तो जो आपका हीनता जन्य रोग होता है ना, हीनता जन्य रोग ये होता है कि मतलब किसी भी पोषक तत्व की शरीर में कमी हो गई, उससे जो रोग उत्पन्न होते हैं वही हीनता जन्य रोग कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पोषक तत्व की कमी। ठीक है, क्लियर है आपका भी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग वैसे इसमें से देख के भी कर सकते थे, पर आपको इसमें ऐसे समझ में नहीं आता। ठीक है, ऐसे तो आप देख के जस्ट आंसर याद कर लेते बस। क्वेश्चन में पूछा है, अंकुरण से खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्य और डैश में वृद्धि होती है। तो आपके जर्मिनेशन प्रोसेस से खाद्य पदार्थों के एक तो न्यूट्रिटिव वैल्यू में होती है वृद्धि, और किस में होती है आपको ये बताना है। विटामिन बी में होती है, विटामिन ए में होती है, विटामिन ए और विटामिन बी दोनों में होती है, या आपके पाचन शक्ति में होती है। विटामिन बी आपका इससे संबंध, आपके जर्मिनेशन से विटामिन बी बढ़ता तो है, पर इसमें पोषक तत्वों के मूल्यों और उसके अलावा और वृद्धि की बात की जा रही है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर यानी कि पाचनशीलता। तो चाहे आपका जर्मिनेशन हो यानी कि अंकुरण हो, और चाहे आपका क्या हो फर्मेंटेशन हो, इससे क्या होता है, इससे आपकी हमेशा पाचनशीलता बढ़ती है। और ये मोस्टली जो अंकुरण होता है मोस्टली सीड में करते हैं हम लोग। किस में करते हैं, बीजों में करते हैं यानी कि सीड में, जैसे रमास्क भिगो दिया। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे भोज्यों का उदाहरण है जो मनुष्य में विटामिन ए की कमी को रोक सकता है। तो विटामिन ए किस खाद्य पदार्थ में भरपूर मात्रा में विद्यमान होगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, खमीर होगा, पालक होगा, नींबू होगा या आलू होगा। आलू में तो आपके कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है, नींबू में आपके विटामिन सी होता है, फर्मेंटेशन यानी कि खमीर आपका क्या बढ़ाता है, पाचनशीलता यानी कि डाइजेशन सिस्टम में इंप्रूव करता है ये। बचा क्या, बचा आपका ऑप्शन बी पालक। तो पालक में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए विटामिन ए कमी को रोक सकता है, क्योंकि जब हम पालक को कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है आपका भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है हमारा,
मांसपेशियों के संचालन के लिए निश्चित रूप से किसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है? बात हो रही है मांसपेशियों की, तो इसके संचालन के लिए किसकी उपस्थिति की आवश्यकता होगी ये बतानी है। आयोडीन की, ओमेगा 3 की, आयरन की या कैल्शियम की? आयरन से तो हमारा एनीमिया संबंधित होगा। ओमेगा 3 हमारी फैटी एसिड होते हैं। आयोडीन की कमी से हमें घेंगा रोग हो जाता है और बौनापन होता है, यानी कि क्रेटिनिज्म हो जाता है। तो कैल्शियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन 4 में कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मांसपेशियों के संचालन के लिए निश्चित रूप से कैल्शियम की उपस्थिति होना जरूरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में खाद्य संवर्धन की विधि है, तो खाद्य संवर्धन की क्या विधि, यानी कि फूड फोर्टिफिकेशन की कौन सी विधि है? मिश्रण है, खमीर है, अंकुरण है? ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं केवल 1 और 3, 1 2 3 और 2 और 3 या 1 और 2। तो इसमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए, जो मिश्रण करते हैं, तो जब हम मिश्रण करते हैं, मिश्रण हम कैसे करेंगे? जैसे आपके दाल में लाइसिन होता है और चावल में आपके मिथाइनिन होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, दाल और चावल को मिक्स करके खाते हैं। क्योंकि आपके दाल में क्या होता है, दाल में होता है आपके लाइसिन, चावल में होता है आपके मिथाइनिन। ठीक है, और बल्कि चावल में आपके लाइसिन नहीं होता है और दाल में आपके मिथाइनिन नहीं होता है। तो जब हम दाल चावल को मिक्स करके खाएंगे तो हमारे अंदर मिथाइनिन और लाइसिन दोनों की भरपूर मात्रा हो जाती है, यानी कि दोनों पोषक तत्व तो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। और या तो हम क्या कर सकते हैं, खिचड़ी बना के खा सकते हैं, उसमें तो कई तरह की दाल वेजिटेबल सब मिक्स करके खाते हैं। तो ये भी हमारा मिश्रण क्या हो जाएगा, हमारी खाद्य संवर्धन की विधि हो जाएगी। इसी तरह खमीर हो जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा। इसकी भी फर्मेंटेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि जिससे पाचनशीलता बढ़ सके, ये भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो ये भी आपके खाद्य संवर्धन की विधि हो जाएगी। बचा हमारा अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें भी हम खाद्य संवर्धन इसलिए करते हैं, ये भी एक विधि होती है फूड फोर्टिफिकेशन की, कि इससे क्या होता है, पाचनशीलता बढ़ती है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारा इनहेंस हो जाता है। तो हमारे तीनों ऑप्शन राइट ऑप्शन है हमारे। तो ऑप्शन सेकंड नंबर का जो ऑप्शन 2 है ना हमारा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? यानी कि हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेंगे तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? ऑप्शन दिए हुए हैं, कम वजन वाले अल्पाहार हो जाएंगे, रक्तहीनता हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा या सूखा रोग हो जाएगा? तो जो आपका सूखा रोग होता है, ये तो आपका पीईएम से संबंधित है, यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से संबंधित होता है। रक्तहीनता आपका आयरन से संबंधित हो जाता है। ठीक है, आयरन की कमी होगी। तो कम वजन वाले अल्पाहार, तो कार्बोहाइड्रेट का हम कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में लेते हैं। अगर हम कम मात्रा में लेते तो हम ये वाला ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं, यानी कि कम वजन वाले अल्पाहार। पर यहाँ बात हो रही है हाई कार्बोहाइड्रेट की, यानी कि अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट की। तो इसमें ऑप्शन थर्ड हमारा मोटापा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हम अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करेंगे तो हम मोटापे के शिकार हो जाएंगे। और जहां व्यक्ति के अंदर मोटापा देखने को मिलता है तो उसके अंदर उसको विभिन्न बीमारियां घेर सकती हैं। जैसे क्या हो जाएगा, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, मोटापा, ये सब सिम्टम्स होता है, ये सब बीमारियों को इनवाइट करते हैं। ठीक है, तो मोटे लोगों में ज्यादा बीमारियां आपको देखने के लिए मिल जाती है, हार्ट डिसीज हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, which of the following is an outer fibrous layer of the human eye? तो आपको ये बताना है कि ह्यूमन आई की सबसे आउटर लेयर जो होती है, यानी कि फिब्रस लेयर, रेशेदार लेयर, ये कौन सी होती है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, क्वाराइड होगी, रेटिना होगा, कॉर्निया होगा या आइरिस होगा? तो जो आपकी आउटर लेयर होती है आई की, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जब हम किसी को आंखें डोनेट करते हैं ना, तो आंखें जब डोनेट करते हैं तो पूरी आंख निकाल के नहीं जाती है, कॉर्निया वाला पार्ट ही डोनेट किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बच सकता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शुष्क ताप से भोजन पकाने की विधि है, यानी कि ड्राई हीट मेथड कौन सा है? किसके बारे में बात की जा रही है? ड्राई हीट मेथड की बात की जा रही है, शुष्क ताप विधि। ऑप्शन दिए हैं उसमें, सेकना है, सेकना और भूनना दोनों है, या केवल भूनना है, या भाप में पकाना है। तो भाप में पकाना ये आपका नहीं होगा शुष्क विधि, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में नहीं लाते हैं। ये आपका ड्राई हीट मेथड नहीं होता है, बल्कि ये आपके मॉइस्ट हीट मेथड में जाता है। ठीक है, इसी तरह आपका भूनना आ जाएगा, सेकना भी आ जाएगा। तो जब ये दोनों हो जाएंगे तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकना और भूनना दोनों। जैसे हम क्या करते हैं, रोटी को सेकते हैं, तो जब हम रोटी को सेकते हैं तो डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में लाते हैं ना। इसी तरह भूनने में आ जाएगा जब आप पनीर टिक्का बनाते हो, या आप डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में लाके बैगन को भूनते हो, तो ये आपके भूनने की विधि हो जाती है, जिसमें आपको ड्राई हीट मेथड की आवश्यकता पड़ती है। इसमें किसी तरीके के ना तो फैट की जरूरत होती है, ना ही वाटर की जरूरत होती है। इसको हम बोलते हैं ड्राई हीट मेथड। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा फोर्टिफाइड नमक से समृद्ध सामग्री है? ऑप्शन दिया हुआ है, आयरन है, आयोडीन है। ठीक है, ऑप्शन है इसके, मतलब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कौन सा फोर्टिफाइड नमक से समृद्ध सामग्री है, कौन सा ऐसा है जिसको हम फोर्टिफाइड कर सकते हैं नमक के साथ। ऑप्शन है इसके, ओनली टू, ओनली वन, वन और टू, बोथ, एंड नन ऑफ द एबव। ये हो जाएगा, यानी कि ना तो एक ना ही दो। तो आयोडीन, जो आयरन है, आयरन का संबंध किससे होता है? आपके हीमोग्लोबिन से, यानी कि इससे तो हमारी एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, बॉडी में क्या हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है। बचा आपका एक ही ऑप्शन, आयोडीन। तो आयोडीन को नमक के साथ फोर्टिफाइड किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल दो, आयोडीन को क्या करते हैं, नमक के साथ फोर्टिफाइड करते हैं, जिसमें व्यक्तियों में आयोडीन की कमी ना हो। अगर व्यक्ति के अंदर आयोडीन की कमी होती है तो घेंघा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ डैश चाहता है तो अपने आहार में भरपूर मात्रा में विटामिन ए लेना चाहिए। विटामिन ए से कौन संबंधित है? विटामिन ए से तो आंखें संबंधित होती हैं, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए इसमें, नाक का विटामिन ए से संबंध कोई नहीं है, ना ही कान का संबंध है, ना ही सिर का संबंध है। तो विटामिन ए का संबंध होता है आपकी आंखों से। ठीक है, तो अगर एक व्यक्ति स्वस्थ आंखें चाहता है तो उसे अपनी मतलब डाइट में भरपूर मात्रा में विटामिन ए लेना चाहिए। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? है अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका ऑफिशियल पेपर है, वहीं से मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे, यदि कोई ये तो आपका हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोइंग का उपयुक्त वर्णन कर सकता है? यानी कि स्टोइंग मेथड क्या होता है ये बताना है आपको। कम तापमान, बहुत सारा पानी, ये होता है? ये तो नहीं होता है। कम तापमान, थोड़ा पानी, ये भी नहीं होता है। एक विशिष्ट बीटीओ पर खाना बनाना, ये भी नहीं होता है। बल्कि स्टोइंग में हम क्या कर देते हैं, आपका उच्च तापमान और थोड़ा पानी होता है, यानी कि आपका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, वाटर लेवल आपका कम होता है। इसको हम स्टोइंग मेथड कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर तो आपका हाई होगा पर वाटर लेवल होगा वो आपका कम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आपसे, वह विधि जिसमें उच्च आवर्ती तरंगों का भोजन के माध्यम से पारित किया जाता है, जहां से पानी के अणुओं के तीव्र कंपन से गर्मी उत्पन्न होती है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन आपको ये बहुत भारी भरकम लग रहा है कि कितना भारी भरकम आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन क्वेश्चन में की पॉइंट पहले ही छुपा हुआ है, आवर्ती तरंगे। तो जहां आवर्ती तरंगों की बात होती है वहां बात किसकी होती है? माइक्रोवेव ओवन की। ठीक है, तो जहां बात आपकी आवृत्ति तरंगों की हो जाए वहीं आप समझ लीजिएगा कि बात माइक्रोवेव की जा रही है। तो हमको और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब भी बात किसकी हो, रेडिएशन की हो, तो
पता है आपको, ये माइक्रोवेव आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगर आपको कोई भी ऐसा लगे ना क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत टफ है, तो उस क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़िएगा, क्योंकि उसी क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर छुपा हुआ होता है। क्वेश्चन है आपका, आर्द्र ऊष्मा में भोजन पकाने की 4 विधियों में से एक विधि जो अधिकतम पोषक तत्वों को संरक्षित करती है वो क्या कहलाती है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, धीमी आंच में पकाना, सेकंड ऑप्शन है लकड़ियों का प्रयोग करके बनाना, थर्ड है भाप में पकाना, एंड लास्ट है आपका प्रेशर कुकिंग। तो बात किसकी जा रही है? आर्द्र ऊष्मा में भोजन पकाने की 4 विधियां हैं। एक विधि ऐसी है जिससे हम खाना पकाएंगे तो हमारे जो न्यूट्रिशन होते हैं, यानी कि जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, उसको हम संरक्षित कर सकते हैं, यानी कि उनका ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो धीमी आंच में पकाना, अगर हम धीमी आंच में बहुत देर तक पकाएंगे तो हमारे जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाएंगे। लकड़ियों का प्रयोग कर खाना बनाना, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो गया। अब हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाप में पकाना है या प्रेशर कुकिंग में पकाना। तो इसमें से जो आपका बेस्ट आंसर होता है ना, वो होता है आपका भाप में पकाना। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इन 2 ऑप्शन में कि भाप में पकाना ज्यादा सही रहता है या प्रेशर कुकिंग में पकाना आपका राइट आंसर होगा इसमें। तो जिसमें पोषक तत्व हमारे ज्यादा संरक्षित होते हैं वो होता है आपका भाप में पकाना। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगेन फिर से आपका घुमा के लगता है विटामिन से ए से इस पेपर में क्वेश्चन ज्यादा ही पूछ लिए आपके। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण विटामिन ए की महत्वपूर्णता को दर्शाता है? तो विटामिन ए की महत्वपूर्णता कौन दर्शाता है? रतौंधी को रोकता है, कब्ज को रोकता है, एनीमिया को रोकता है, या स्कर्वी को रोकता है? तो स्कर्वी को कौन रोकता है? स्कर्वी को आपका रोकेगा विटामिन सी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी आपको आपका स्कर्वी को रोकेगा, एनीमिया रोकेगा आपका आयरन को। ठीक है, अगर आयरन की भरपूर मात्रा होगी तो एनीमिया को रोक देगा। कब्ज को कौन रोकेगा? आपका फाइबर। अगर हम फाइबर की डाइट में अच्छा फाइबर लेंगे तो हमें कब्ज नहीं होगी। और रतौंधी को कौन रोकेगा? रतौंधी को रोकने वाला होगा हमारा विटामिन ए। अगर हम अपनी डाइट में विटामिन ए को ठीक तरीके से कंज्यूम करेंगे, अच्छी मात्रा में उसका उपयोग करेंगे, तो हम रतौंधी से बच सकते हैं। रतौंधी होता है हमारा आंखों का रोग, और इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। रतौंधी में क्या होता है कि मतलब अंधेरा होता है ना, तो अंधेरे में हम देख नहीं पाते हैं, यही होता है आपका रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे, निम्नलिखित विकल्पों में से मेयोनीज में प्रयुक्त सही पाइसी कारक कौन से हैं? आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, सोया प्रोटीन है, सेलुलोज है, लेसिथिन है, या मायोग्लोबिन है। तो मेयोनीज में जो आपका सही पाइसी कारक है ना, पाइसी कारक को हम इमल्सीफाइंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें आपका सोया प्रोटीन संबंधित नहीं होगा, ना ही आपका सेलुलोज होगा। मायोग्लोबिन तो आपका मांसपेशियों में होता है, मसल्स में। तो आपका एक ऑप्शन बनता है आपका लेसिथिन। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने मेयोनीज देखी होगी, तो जो मेयोनीज का स्ट्रक्चर होता है ना, वो एकदम क्रीमी स्ट्रक्चर होता है। उसमें फैट और वाटर और सारा कंटेंट उसमें मिक्स होता है। ऐसा नहीं कि मेयोनीज को आप ज्यादा लंबे टाइम तक रख लो, उसके एक्सपायरी डेट के बाद की बात अलग है। पर जब तक उसके एक्सपायरी डेट है, मतलब जब तक हम उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, तब तक उसमें हम क्या देखते हैं कि वो जिस टेक्सचर में है वो उसी टेक्सचर में रहती है। तो किसकी वजह से रहती है? वो रहती है आपके लेसिथिन की वजह से। ठीक है, ये क्या करता है, उसके स्ट्रक्चर को बाइंड करके रखता है। ऐसा नहीं है कि आपके बहती सी रहती हो मेयोनीज। ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर फॉर्म रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि वाई 7 महीने का है, कितने महीने का है? यदि वाई 7 महीने का है तो उसके मुंह में निम्नलिखित में से कौन सा कृंतक फूटा होगा? बात किसकी की जा रही है? तीत की। तो आपको ये बताना है, पार्श्व होगा, अग्र चवर्लक यानी कि प्रीमोलर होगा, या चवर्लक होगा यानी कि पहली दाढ़ होगी, या आपका केंद्रीय होगा। तो 7 महीने का जब बच्चा होता है, तो अगर 7 महीने के बच्चे में दांत फूटता है तो वो आपका सबसे पहले दांत निकलता है केंद्रीय। ठीक है, यानी कि इंसीजर आपका दांत निकलेगा। इंसीजर में भी कौन सा निकलता है? सेंट्रल इंसीजर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपकी यूपी टीजीटी 2021 वाले क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है। ठीक है,
तो कौन सा दांत निकलता है बच्चों में? सबसे पहले दांत निकलता है बच्चे का सेंट्रल इंसीजर। और बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। बच्चों के दो तरह के मतलब दांतों का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया हुआ है। एक है आपका अस्थायी दांत यानी कि टेम्परेरी, एक होता है आपका परमानेंट टीथ। तो जो आपके टेम्परेरी टीथ होते हैं उनकी संख्या होती है 20, परमानेंट टीथ की संख्या होती है 32। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? और जो आपके टेम्परेरी टीथ होते हैं ना, इनको हम किस नाम से जानते हैं? दूध के दांत भी इसको बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा डिसिप्लिन 1 खत्म हो गया है, डिसिप्लिन 2 स्टार्ट है हमारा, इसलिए आपको 3 क्वेश्चन नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें आपके 20-20 के सेट होते हैं। आप एक सेक्शन को सबमिट करोगे तभी आपका दूसरा सेक्शन ओपन होगा। तो आप ये गलती कभी मत करना कि क्वेश्चन पेपर खुला आपका, आप फटाफट पहुंच गए डायरेक्ट होम साइंस के क्वेश्चन देखने में। तो जहां आपने होम साइंस के क्वेश्चन देखे वहीं आपका जनरल पेपर पूरा स्किप हो जाएगा, आप दोबारा उस पर वापस जा ही नहीं सकते। तो जैसे जैसे आपके सामने सेक्शन खुलेंगे एग्जाम में, आप उसको डायरेक्ट अटेम्प्ट करिएगा, उसको सबमिट करेगा, उसके बाद ही आपके नेक्स्ट सेक्शन ओपन होगा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा बंदेज टाई और डाई की तकनीक नहीं है? बात किसकी की जा रही है? नहीं की जा रही है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, बात नहीं की हो रही है आपकी। ऑप्शन दिए हुए है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बांधना यानी कि बाइंडिंग, सेकंड है गांठ लगाना यानी कि नॉटिंग, थर्ड है गोला बनाना यानी कि मार्बलिंग, एंड लास्ट है आपका बाटिक। ठीक है, बांधना ये आपके टाई एंड डाई में आ जाएगा, गांठ बांधना भी आ जाएगा। टाई एंड डाई आप कैसे करते हो? गांठ लगा के भी तो करते हो। तो जहां जहां आपने गांठ लगाई है वहां आपका कलर नहीं चढ़ेगा, जहां आपने गांठ नहीं लगाई है वहां आपका कलर चढ़ जाएगा। बाद में आप क्या करते हो? गांठ खोल देते हो, तो वही आपकी डिजाइन बना लेती है। इसी तरह गोला बनाना यानी कि मार्बलिंग भी आपके टाई एंड डाई में आ जाता है। क्या नहीं आता है? तो बाटिक आपका टाई एंड डाई में नहीं आता है। और बाटिक को हम अवरोधक छपाई के नाम से भी जानते हैं। और जो बाटिक होता है ना, बाटिक में क्या करते हैं हम? मोम का यूज करते हैं। ठीक है, तो बाटिक में हम अवरोध के लिए क्या करते हैं? जहां आपको कलर नहीं चढ़ाना है वहां पर आप मोम का यूज करते हो। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका, सोकेज पिट निम्नलिखित में से किसके निपटान के लिए एक स्वच्छ विधि प्रदान करती है? सोकेज पिट होता है आपका एक बड़ा सा टैंक। ठीक है, इसको आप टैंक बोल सकते हो। सोकेज पिट आपका एक टैंक होता है बड़ा सा। ऑप्शन दिए हुए, स्वच्छ विधि प्रदान करने के लिए बोला जाना। तो एक टैंक होता है, इसमें आपका पानी जाता है, तो जो भी इसके खराब पानी होता है ना, यानी गंदा जल होता है, वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो यही होता है आपका सॉकेट पिट यानी कि टैंक होता है एक। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जैव निम्न अपशिष्ट है, मानव मल है, कूड़ा करकट है, ये आपका अपशिष्ट जल है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 यानी कि अपशिष्ट जल। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, मोस्टली कई एग्जाम में होम साइंस के देखा जा चुका है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बात हो रही है आपकी फूड अडल्टरेशन एक्ट की। ठीक है, ये कब हुआ पारित? 1956 में, 1954 में, 1960 में, 1958 में। तो ये आपका फूड एडल्ट्रेशन एक्ट आपका पारित हुआ था सन 1954 में। अब ये जो भी एक्ट जितने भी है ना, ये सब FSSAI के कॉन्टेक्ट में आ गया है। इसको हम अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस में आ गए? अब ये सब FSSAI के अंतर्गत इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, इन सारे एक्टों को एक एक्ट में मर्ज कर दिया हुआ है जिसको हम FSSAI कहते हैं। इसको हम अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है आपको ये? क्वेश्चन देखते हैं अगला हम। क्वेश्चन है आपका, पोलियो का टीका पहली बार डैश की उम्र में दिया जाता है, यानी कि आपको ये बताना है जो पोलियो का टीका है उसको हम पहली बार किस उम्र में दे सकते हैं? 1 वर्ष में देना चाहिए, 6 सप्ताह में देना चाहिए, 6 महीने में देना चाहिए, या 10 सप्ताह में देना चाहिए? तो जो आपका पोलियो का टीका होता है उसको हम पहली बार कब देते हैं? जब बच्चा हमारा 6 मंथ का हो जाए। ये जो आपके 1 2 3 दिए हुए हैं, 4 ये आपके ऑप्शन नंबर दिए हुए हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि 2.6 सप्ताह है, ऐसा नहीं है। ये आपका क्या है? ये आपका यहाँ से 1 वर्ष, 6 सप्ताह, 6 महीने, 10 सप्ताह। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 सप्ताह के मतलब इतने टाइम पीरियड में बच्चों को पहला पीलिए की डोज दी जाती है, पिलाई जाती है। और पोलियो का जो वो होता है ना टीका, इसको मुंह द्वारा ओरल मेथड से दिया जाता है। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट,
युग्मनज निम्नलिखित में से किसकी परत से जुड़ जाता है, यानी कि जो जायगोट होता है ना, जायगोट आपका किसकी परत से जुड़ता है ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं योनि, मलाशय, ग्रीवा या गर्भाशय। तो जो आपका जायगोट होता है वो आपके यूट्रस की परत से जुड़ता है, यानी कि गर्भाशय की परत से जुड़ता है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दाल में पाए जाने वाला अवरोधक है। तो आपको अवरोधक बताना है कि दाल में पाया जाने वाला अवरोधक कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, बायोटीन है या एविडीन है। तो एविडीन क्या होता है, ये तो एक प्रोटीन होता है। ये किस में पाया जाता है, ये आपके एग में पाया जाता है, यानी कि अंडे में पाया जाता है ये आपके। ठीक है। बायोटीन आपका एक विटामिन होता है। ठीक है, बायोटीन क्या होता है आपका, विटामिन होता है। और जो आपका पेप्सिन होता है, पेप्सिन आपका एक एंजाइम होता है। बचा आपका ऑप्शन ए की ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन दालों में पाया जाने वाला एक अवरोधक होता है। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो आप एक खुद ही देख लीजिए, ट्रिप्सिन खुद एक प्रोटीन है, फिर भी दालों के लिए किसमें अवरोधक के लिए कार्य कर रहा है, यानी कि प्रोटीन प्रोटीन की काट कर रहा है। ठीक है, ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, ये आपका which of the following synthetic dye has been banned being very harmful to human health। ऐसी कौन सी आपकी सिंथेटिक डाई है जिसको बैन किया गया है। क्यों बैन किया गया है, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल इफेक्ट कर रही थी, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली वो आपकी डाई नहीं थी। तो कौन सी डाई थी ऐसी, एजो डाई है, डायरेक्ट डाई थी, बेसिक डाई थी या एसिड डाई थी। तो जो डाई हमारी ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही थी, जिससे व्यक्ति को स्किन कैंसर भी हो रहा था, उस डाई को बैन कर दिया गया है। उस डाई का नाम है आपका एजो डाई। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। आप लोग फीडबैक में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉकेट में एक से अधिक विद्युत उपकरण लगाने का परिणाम है, यानी कि ये तो आपको कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। एक सॉकेट है, सॉकेट आप जानते हो, सॉकेट वो होता है जिसमें हम लोग जैसे अपना चार्जर वगैरह लगाते हैं ना, उसमें उसमें अपना चार्जर या कुछ भी तार वगैरह लगाते हैं जिससे हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम चलने लग जाता है, वही होता है आपका सॉकेट। इस टाइप का होता है आपको कुछ। ठीक है, तो क्या करता है ये विद्युत उपकरण लगा, अगर हम एक एक सॉकेट में एक से अधिक विद्युत उपकरण लगा देंगे तो क्या परिणाम होगा हमारा। एक सॉकेट की उम्र को कम करेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। ये तारों को उलझा सकता है, ये तो हो जाता है, क्योंकि तारे उसमें बहुत सारी आप लगा दोगे सॉकेट में बहुत सारे विद्युत उपकरण, तो तार तो उलझ जाती हैं आपकी। प्रत्येक में कम बिजली का प्रभाव होगा, ऐसा भी नहीं होगा कि आपने एक ही सॉकेट में बहुत सारे तार अटैच कर दिए तो उससे आपकी लाइट का बिल कम आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो इसमें आपका एक ऑप्शन है आपका, यह आकस्मिक आग लगने का मौका देता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एक सॉकेट में अधिक विद्युत उपकरण लगा देंगे तो वो आग लगने का मौका अच्छी तरीके से दे देता है, उसमें जरूर क्या हो जाएगा, जरूर आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, यदि कपड़े को ठीक से धोया नहीं जाता तो यह डैश बन जाता है। ऑप्शन दिए हुए चमकदार, अगर कपड़े को धोएंगे नहीं चमकदार बन जाता है, ऐसा तो कोई कपड़ा नहीं होता है। पीला, धूसर या नीला। तो धूसर तो धूसर को आप ऐसे समझ सकते हो कि डल हो जाता है, ये तो हो सकता है। और ऐसा भी नहीं होगा कि कपड़ों को हम ठीक से धोए नहीं और कपड़ा हमारा नीला हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। हाँ, बल्कि ऐसा जरूर हो सकता है कि कपड़ों हम ठीक से नहीं धोए तो उसमें पीलापन जरूर आ जाता है, और स्पेशली कॉटन के कपड़ों में ऐसा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मोच का इलाज करते समय ठंडा पानी क्यों लगाया जाता है। घायल हिस्से में रक्त प्रवाह को बढ़ाने के लिए, या डब्ल्यूबीसी को बढ़ाने के लिए, या दर्द और सूजन को कम करने के लिए, या शरीर का तापमान कम करने के लिए। तो मोच का इलाज करते समय ठंडा पानी, तो घायल हिस्से में रक्त प्रवाह का ये संबंधित ही नहीं है। डब्ल्यूबीसी, ये कुछ भी संबंध नहीं है कि हम डब्ल्यूबीसी बढ़ाने के लिए ठंडा पानी लगा लेंगे मोच में, बल्कि इसका कोई कांटेक्ट ही है ही नहीं है दूर दूर तक। शरीर का तापमान कम करने के लिए हम ऐसा नहीं करते, किसके लिए करते हैं बल्कि,
दर्द और सूजन को कम करने के लिए। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग खुद देख लीजिए, जो आपका 2021 वाला क्वेश्चन पेपर है, यानी कि जो 2021 वाला आपका क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपके कॉमन सेंस वाले ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, यदि खाद्य पदार्थों की मात्रा या गुणवत्ता में कुछ जोड़कर या घटाकर बदल दिया जाता है, ऐसा लग रहा है मैथ का क्वेश्चन आ गया, कुछ जोड़ना है या हटाकर बदल दिया जाता है, तो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन को आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। यदि खाद्य पदार्थों की मात्रा या गुणवत्ता में कुछ जोड़ा जाए और हटाकर बदल दिया जाए तो प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा। मिलावट कहा जाएगा, ऑपरेशन कहा जाएगा, विज्ञापन कहा जाएगा या मानकीकृत अंक कहा जाएगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन से इसका कोई मतलब नहीं है, ना ही आपका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ऑपरेशन भी नहीं है कि आपने एक ऑर्गन को हटा दिया उसकी जगह पे दूसरा ऑर्गन और ऐड कर दिया, ये भी नहीं है। क्या है, बल्कि आपका मिलावट हो जाएगा। इसमें क्या किया आपने, गुणवत्ता वाली जो आपकी क्वालिटी वाली चीज है उसको हटा दिया और आपने खराब चीजें उसमें ऐड कर दी। तो यही आपका क्या कहलाता है, मिलावट कही जाती है। जैसे आपके चीनी है, तो चीनी में आपने क्या किया, चीनी में आपके कितने 1 kg चीनी 1 किलो आपकी चीनी है, उसमें से आपने 250 ग्राम आपकी चीनी निकाल ली, उसकी जगह आपने वो डाल दिया, चॉक पाउडर डाल दिया। तो ये क्या होगा, ये आपके मिलावट कहलाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, गैर नाश योग्य खाद्य पदार्थों की विशेषताओं का चयन कीजिए। यानी कि जो गैर नाशयोग्य हो जाएंगे, गैर नाशयोग्य खाद्य पदार्थ वो हो जाएंगे नॉन पेरिशेबल, यानी कि जो जल्दी से खराब नहीं होते। ऐसे खाद्य पदार्थ की विशेषताएं कौन सी है। खराब होने में समय कम लगता है, खराब होने में लंबा समय लगता है, अंधेरे में रखे जाने पर ही बचाया जा सकता है, या खराब नहीं होने देते। ऐसा तो कोई आपका खाद्य पदार्थ नहीं होता जो अंधेरे में रखे जाने पे ही बचेगा आपका। खराब होने में कम समय लगता है, ऐसा नहीं है। तो गैर नाशयोग की बात की गई है, नॉन पेरिशेबल की। नॉन पेरिशेबल वो हो जाएंगे जो खराब होने में लंबा समय लेते हैं, जैसे आपका अनाज हो गया। इनको हम क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम 1 किलो गेहूं खरीद के ला रहे हो और उसका फिर आटा पिसवा रहे हो, बल्कि हम सीजन के टाइम ही क्या रखते हैं, गेहूं और चावल को अपने घर में स्टोर कर लेते हैं। तो क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि लंबे समय तक खराब नहीं होते। ऐसा भी नहीं करते हैं हम, ठीक है, कि हमने सब्जियां लौकी तोरई आ रही है, इसको हमने एक साल के लिए अपना स्टोर कर लिया, बल्कि ये कौन से होते हैं, ये हमारे जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। इनको हम इतने टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो हमारे गैर नाशयोग खाद्य पदार्थ वो होंगे जो खराब होने में काफी लंबा टाइम लेते हैं, तो उनको हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राकृतिक रंजक यानी कि नेचुरल डाई प्राप्त नहीं होती। अगेन क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं खनिज, सेकंड है रसायन, थर्ड है आपका सब्जियां, फोर्थ है आपका पशु। तो एनिमल से आपका नेचुरल सोर्स और नेचुरल डाई प्राप्त होगी, सब्जियों से भी आपको ये भी नेचुरल है, इससे भी आपको नेचुरल डाई प्राप्त होगी। खनिज आपका ये भी आपके मिनरल्स होते हैं जिससे भी आपको नेचुरल डाई प्राप्त हो जाएगी। बल्कि रसायन जो होगा ना, इससे आपको नेचुरल डाई प्राप्त नहीं होगी। क्यों, क्योंकि केमिकल जो होते हैं वो मैनमेड होते हैं, ये बनते हैं आपके लेबोरेटरी में, यानी कि लैब में ये बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रंजक पौधों से प्राप्त नहीं होता है। तो कौन सा ऐसा है जो पौधों से प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, वेट है, मेहंदी है, मजिस्ट्रा है या नील है। तो मेहंदी आपकी पौधों से प्राप्त होती है, मजिस्ट्रा भी होता है, नील भी होता है। क्या नहीं होता है, तो आपका वेट नहीं होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, घर पर भोजन को संरक्षित करने की इनमें से कौन सी विधि है। कहाँ पे, घर पर भोजन को संरक्षित करने की। भोजन को उच्च तापमान में उद्धासित करना, नमक डालकर रखना, खाद्य पदार्थों को जल में रखना, या खाद्य पदार्थ को कम तापमान में उद्धासित करना। तो घर पर भोजन को संरक्षित करने की कौन सी विधि है। हम घर पर कैसे करते हैं अपने फूड को संरक्षित, भोज्य पदार्थ को हम संरक्षित कैसे करते हैं, भोजन को कम तापमान में उदासित करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने भोज्य पदार्थ को उठा के फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर तो कम होता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा,
गर्भवती महिला के लिए आयरन की कितनी आवश्यकता होती है? ये आपका आरडीए से क्वेश्चन है। ऑप्शन है 60 टू 200 mg, 10 mg टू 40 mg, 40 mg टू 120 mg एंड 30 mg टू 60 mg। तो ये जस्ट आपका लर्न करने वाला क्वेश्चन है। इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 30 mg टू 60 mg एक प्रेग्नेंट लेडी को आयरन की आवश्यकता होती है। इतनी आवश्यकता आयरन को प्रेगनेंसी टाइम पे क्यों होती है? क्योंकि प्रेगनेंसी होने पे होने वाले ब्लड लॉस में मतलब लेडी को क्या ना हो जाए, एनीमिया ना हो जाए, इसलिए क्या करते हैं, आयरन की पर्याप्त मात्रा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस उम्र में बच्चों के पहले अस्थायी दांतों के स्थायी दांतों में बदलना शुरू हो जाते हैं? यानी कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कौन सी एज में बच्चों के टेम्परेरी टीथ जो होते हैं ना वो गिर जाते हैं और परमानेंट टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारे दांत एक साथ ही गिर गए, एक एक दांत टूटता जाता है, उसकी जगह पे नए नए दांत निकलने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये किस एज में होता है? 9 से 10 साल में होता है, 6 से 8 साल में होता है, 10 से 12 साल में होता है, या 3 से 4 साल में होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना आपके अस्थायी दांतों के जाने का और स्थायी दांतों के आने का, ये प्रोसेस होता है आपका 6 से 8 साल में। तो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, बढ़ता हुआ भ्रूण निम्नलिखित में से किस कारक से प्रभावित होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, माँ का आहार, माँ की भावनात्मक स्थिति, माता की आयु। तो जो आपका बढ़ता हुआ भ्रूण होगा ना वो आपके माँ के आहार यानी कि डाइट से भी प्रभावित होगा, और जो माँ की इमोशनल सिचुएशन होगी ना उससे भी प्रभावित होगा, और माता की एज से भी वो प्रभावित होगा। तो तीनों ऑप्शन हमारे राइट आंसर है, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अब हम आ चुके हैं अपने डिसिप्लिन थर्ड पर। ठीक है, यानी कि हमने दो सेट अपने, अब हम इस पर डिसिप्लिन थर्ड पे आ चुके हैं। हमने दो सेट अपने कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हमारा थर्ड सेट चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिपक्वता और सीखने के संबंध में सत्य नहीं है? तो क्या सत्य नहीं है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया है, सीखना वह विकास है जो प्रयासों और अभ्यास से आता है, ये बात तो एकदम ठीक है। विकास परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। परिपक्वता एक निश्चित बिंदु से आगे नहीं जा सकती है, ये भी सही बात है। सीखना व्यक्ति की आनुवंशिक विरासत से आता है, यही बात आपकी गलत है। ठीक है, तो जो सीखना होता है व्यक्ति को आनुवंशिक या विरासत में नहीं मिलता है, प्रॉपर्टी थोड़ी ना जो मिल जाएगी आनुवंशिक विरासत में। ठीक है, तो सीखना व्यक्ति के किससे होता है? परिपक्वता से आता है। व्यक्ति लर्निंग करके सीखता है, अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। चीजों को कैसे सीखता है? अपने आसपास के वातावरण से सीखता है, अनुभव के आधार पर अपने सीखता है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन आपका नहीं वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के लिए सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, सभी प्रकार के विकास जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये बात तो सही है। अगर किसी व्यक्ति का फिजिकल डेवलपमेंट ठीक प्रकार से नहीं है तो उसका मेंटल डेवलपमेंट भी ठीक प्रकार से नहीं होगा, और उसका फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार से विकास ठीक से नहीं है तो सोशली और इमोशनली स्ट्रांग नहीं बन सकता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं ये चारों चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। सभी मनुष्यों का विकास एक समान प्रतिरूप का पालन करता है, ये भी बात सही है। सभी बालक क्या करेंगे? पहले चलना, पहले क्या करेंगे? पहले बच्चा क्या करेगा? पहले पलटना स्टार्ट करेगा, उसके बाद बैठना सीखेगा, उसके बाद क्या करेगा? चलना सीखेगा, फिर लास्ट में दौड़ना सीखेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा चल पहले रहा है और बैठना बाद में सीख रहा है। तो विकास जो होता है ना एक समान प्रतिरूप का पालन करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शरीर, थर्ड ऑप्शन है आपका, शरीर के विभिन्न हिस्सों के लिए विकास समान दरों पर होता है, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। विकास शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर बढ़ता है, ये भी आपका सही है। तो रॉन्ग क्या है आपका? विकास शरीर के विभिन्न हिस्सों के लिए विकास समान दर से नहीं होता है, तो ऑप्शन थर्ड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है आपका? रेट समान नहीं होती है। क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ था कि विकास के लिए एक सही नहीं है, तो यही आपका सही नहीं होता।
जो विकास की रेट होती है ना वो समान नहीं होती है। तो कंफ्यूज मत होइएगा सेकंड और थर्ड ऑप्शन वाले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे आपसे ट्रू पूछा हुआ है। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं और सूचना का उपयोग करते हैं, यह उससे संबंधित है। सेकंड ऑप्शन है आपका, इसमें सकल मोटर कौशल और ठीक मोटर कौशल आ जाते हैं। थर्ड है आपका, यह सामाजिक कौशल विकसित करता है। फोर्थ है आपका, ये इस बात पर केंद्रित करता है कि भावनाओं को कैसे विकसित किया जाए। बात यहाँ पे किसकी हो रही है, भावनाओं को, तो ये आपका इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो जाएगा। यहाँ बात हो रही है सामाजिक कौशल की, तो ये सोशल डेवलपमेंट से हो जाएगा कनेक्टेड। यहाँ बात हो रही है सकल मोटर इसके कौशल की, तो ये आपका ए बी संबंधित इससे नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि ज्ञानात्मक विकास में क्या आ जाएगा कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं और सूचना का उपयोग करते हैं, ये इससे संबंधित होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, डैश को तंतुओं की रानी के रूप में जाना जाता है। तो आपको तंतुओं की रानी कौन कहलाती है ये बताना है। ऊन कहलाता है, रेशम कहलाता है, नायलॉन कहलाता है, कपास कहलाता है। तो जो क्यून ऑफ फाइबर होती है वो होती है आपकी रेशम, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यून ऑफ फाइबर कौन कहलाती है, रेशम कहलाती है। और जो क्यून ऑफ आपका किंग हो जाएगा, क्यून ऑफ किंग होता है आपका कपास। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो आपका फाइबर ऑफ किंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइबर ऑफ किंग कौन हो जाएगा, कपास हो जाएगा। और फाइबर ऑफ क्यून हो जाएगी रेशम हो जाएगी आपकी। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्वेश्चन में अगेन नॉट पूछा हुआ है। वन ऑफ द मेजर वैल्यू क्लासिफाइड बाय पार्कर। तो पार्कर ने कौन सी अपनी वैल्यू बताई है, जिसमें ऐसा कौन सी वैल्यू है जो कि इंक्लूड नहीं है, आपको ये बताना है। तो पार्कर ने कितनी 9 वैल्यू बताई है। 9 वैल्यू के अंतर्गत ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसमें नहीं आता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, वेल्थ है, एम्बिशन है, नॉलेज एंड विजडम है, या हेल्थ है। तो पार्कर में अपनी 9 वैल्यू में हेल्थ को बताया है, नॉलेज और विजडम को बताया है, एम्बिशन को भी बताया, किसको नहीं बताया है, तो वेल्थ का जिक्र इन्होंने अपनी 9 वैल्यू में नहीं किया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास के संदर्भ में प्रोक्सिमल क्रम का अर्थ क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, विकास सिर की मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, विकास अनुमानित होता है, प्रत्येक बच्चे का विकास एक अलग दर से हो सकता है, विकास सिर से पैर तक होता है। तो बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है आपकी प्रॉक्सिमल क्रम की। तो इसमें क्या होता है, जो आपका डेवलपमेंट होता है वो शरीर के मध्य भाग से लेकर परिधि तक होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात आपकी सेफोलोकॉर्डल की जाती है तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होता है, ठीक है। सेफोलोकॉर्डल में क्या होता है, आपका विकास जो होता है ना सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, एक बच्चा हाथ में मिलने वाली चीजों को नष्ट करने का व्यवहार प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से इस व्यवहार का अर्थ क्या महसूस हो सकता है। बच्चा क्या करता है, जो भी उसके हाथ में चीज पड़ी उसको तोड़ फोड़ देता है। तो जो बिहेवियर करता है वो क्यों करता है ये बताना है। बच्चा असहाय महसूस करता है, बच्चा ध्यान मांग रहा होता है, या बच्चा थका हुआ महसूस कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर बच्चा थका हुआ होगा तो ये सब चीजें नहीं करेगा, वो थक के सो जाएगा चुपचाप। ठीक है, बच्चा ध्यान मांग रहा है, ये बात एकदम सही हो सकती है कि बच्चा क्या कह रहा है, बच्चा अटेंशन चाहता है अपनी तरफ खींचना, तो इसीलिए वो सब ये सब चीजें कर रहा है। बच्चा एकदम असहाय महसूस कर रहा है, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड आपको फर्स्ट ऑप्शन में देखने के लिए मिल गए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खादी के लिए सही नहीं है। बात किसकी की जा रही है, सही नहीं है। तो जो आपका खादी है ना, खादी को प्रमोट किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। ये आपके हैंडलूम से बनाया जाता है, यानी कि हथकरघे द्वारा बनाया जाता है ये, और ये कॉटन का होता है। कुछ ऑप्शन दिए हुए इसमें, खादी हाथ काता सूत से बना एक कपड़ा है, ये बात एकदम सही है आपकी।
खादी आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, ये भी बात ठीक है आपकी, अभी मैंने बताया आपको। खादी एक ऐसा कपड़ा है जो हथकरघा पर बुना जाता है, ये भी बात आपकी ठीक है। खादी एक चिकनी बनावट और चिकनापन महसूस करता है, ऐसा नहीं होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि खादी कैसा होता है, खादी में खुरदुरापन होता है थोड़ा, ठीक है, तो यही आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अगेन आपसे क्या पूछा है, नॉट वाला क्वेश्चन पूछा है, यानी कि सत्य नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं, रेयॉन में सिलवटें आसानी से पड़ जाती हैं, ऊन में सिलवटें आसानी से नहीं पड़ती है, कपास एक ठंडा एहसास देता है, लिनन में सिलवटें आसानी से नहीं पड़ती है। तो जो आपका रेयॉन है इसमें सिलवटें आसानी से पड़ जाते हैं, ये बात एकदम सही है। ऊन में सिलवटें आसानी से नहीं पड़ती, ये भी बात सही है। कपास एक ठंडा एहसास देता है, तभी हम उसको गर्मियों में ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये बात भी एकदम सही है। लिनन में सिलवटें आसानी से नहीं पड़ते हैं, ये आपका गलत है, क्योंकि लिनन जो होता है आपका सेलुलोजिक फाइबर होता है, और सेलुलोजिक फाइबर में सिलवटें ना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो लिनन के कपड़े में भी आपकी जो सिलवटें होती हैं वो आसानी से पड़ जाती हैं, तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, डैश सभी तंतुओं में सबसे छोटे तंतु कौन से होते हैं। ऑप्शन है एक्रिलिक होता है, रेयॉन होता है, कपास होता है, या ऊन होता है। तो एक्रिलिक तंतु एक आपका मैनमेड फाइबर होता है, ये आपका। रेयॉन तंतु आपका ये क्या होता है, रेयॉन को हम किस नाम से जानते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो रेयॉन एक रीजनरेटेड फाइबर भी होता है आपका। क्या होता है रेयॉन, रेयॉन आपका रीजनरेटेड फाइबर होता है। और ये जो कपास और ऊन होते हैं, तो ऊन होता है आपका एनिमल से प्राप्त होता है, और आपका कपास आपका नेचुरल होता है। तो बल्कि अगर इन दोनों में देखा जाए तो इन दोनों में ऊन के तंतु बड़े होते हैं, पर कपास के तंतु काफी छोटे होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कपास और ऊन में जो कपास के तंतु होते हैं वो छोटे होते हैं, ऊन के तंतु कपास से थोड़े बड़े होते हैं, बस ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, उबले अंडे में हरे वलय के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार है। तो जो आपकी कैसे ग्रीन रिंग बन जाती है, कैसी रिंग बन जाती है, जो आपके एग के यॉक में जो ग्रीन कलर की रिंग बन जाती है ना, तो कौन से पोषक तत्व के लिए जिम्मेदार होती है, ये बताना है आपको। आयरन के लिए होती है, प्रोटीन के लिए होती है, हाइड्रोजन के लिए होती है, सल्फर के लिए होती है, या कॉपर के लिए होती है। तो ग्रीन रिंग बनना आयरन से भी होता है आपके, ठीक है। और आपका इसमें प्रोटीन तो नहीं आएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, और आपका सल्फर आ जाएगा। तो आयरन, हाइड्रोजन, सल्फर, तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ये कहाँ है आपका, ये आपको मिल रहा है ऑप्शन थर्ड में। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही उबले अंडे में हरे वाले यानी कि ग्रीन कलर के रिंग के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को प्रति 100 ग्राम सोडियम सामग्री के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें। यानी कि बात की जा रही है 100 ग्राम सोडियम सामग्री के अनुसार इनको बढ़ते क्रम में रखना है। ऑप्शन दिए हुए इसमें केला, अंडा, टमाटर, पालक, कस्तूरी, तरबूज और मांस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। तो पहला आपका क्या आ जाएगा, पहला है आपका पालक, दूसरे में है आपका टमाटर, तीसरे में है आपका मांस, फोर्थ ये आपका थर्ड में है, ठीक है। मांस किस में आ जाएगा, थर्ड में। इसके बाद है आपका फोर्थ में तरबूज, फिफ्थ में आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा फिफ्थ में आपके, एक सेकंड रुकिए गड़बड़ हो गई, दोबारा बता देती हूँ मैं, ठीक है। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। पहले में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका पालक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका केला, फिर आ जाएगा आपका, फिर गड़बड़ हो गई इसमें, रुकिए। फर्स्ट पे आपका क्या आएगा, पहले पालक आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद आपका केला आ जाएगा, इसके बाद आपका थर्ड पे क्या है, टमाटर, तो थर्ड पे आ जाएगा आपका टमाटर। फिर इसके बाद फोर्थ में आ जाएगा आपका तरबूज, इसके बाद आएगा आपका मांस, फिर ठीक है, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा आपका एग आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सीक्वेंस, पहले पालक, फिर केला, फिर टमाटर, फिर तरबूज, फिर मांस, और लास्ट में अंडा, ठीक है। क्लियर है आपको अभी ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है आपसे,
निम्नलिखित में से कौन सी भराई सिलाई फिलिंग स्टिच नहीं है? तो फिलिंग स्टिच नहीं है, ये क्वेश्चन आपने 2018 वाले क्वेश्चन में भी किया हुआ था, अगर आपको याद हो तो। बात नहीं की जा रही है। ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टैम्प सिलाई है, सैटिन सिलाई है या डार्निंग सिलाई है। तो देखिए कौन सी आपकी भराई सिलाई फिलिंग स्टिच नहीं है। तो जो आपकी स्टैम्प स्टिच होती है ना, स्टैम्प स्टिच कैसे होती है, ये आउटलाइन बनाने के काम में आती है आपकी स्टैम्प स्टिच जो होती है। तो ऑप्शन ए ही आपकी राइट ऑप्शन हो जाएगा। यही आपकी जो साटिन होती है, तो साटिन सिलाई आपकी इस तरह से हो जाती है। देखिए मैं आपको बता दूं, साटिन सिलाई आपकी इस तरीके से हो जाएगी। ये क्या करती है, फिलिंग का काम कर रही है, ये आपको पता है। और यहीं पे जो स्टेम स्टिच है, ये इस तरह की हो जाती है। और जो आपकी जो डार्निंग स्टिच है ना, डार्निंग स्टिच आपकी इस तरीके से हो जाएगी। तो ए भी आपका किसका, फिलिंग का काम कर रही है। तो आपको अलग से पता चल रहा है कि कौन सा राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है आपको अब ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानकीकरण चिन्ह सोने के आभूषणों के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, एफपीओ हो जाएगा, हॉलमार्क हो जाएगा, एग मार्क हो जाएगा या इको मार्क हो जाएगा। तो जो आपका इको मार्क होता है, ये तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजों पर लगाया जाता है। ठीक है, एफपीओ आपका किस पर लगाया जाता है, फूड प्रोडक्ट पर। बचा के आपका सेकंड वाला हॉलमार्क, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबके पास ज्वेलरी वगैरह होगी। आज आप लोग अपनी ज्वेलरी निकाल के देख लीजिएगा कि उसमें सोने के जो आभूषण है आपके, उसमें आपकी हॉलमार्क लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, बात नहीं की जा रही है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, रेशम यानी कि सिल्क ऊन से कमजोर होता है। सेकंड ऑप्शन है, ऊन एक कमजोर तंतु रेशा है। कृत्रिम तंतु यानी कि सिंथेटिक फाइबर आसानी से आग पकड़ लेता है। रेयॉन तंतु प्रकृति में ताप सुखट्टे है। तो बात किसकी जा रही है, बात है आपको सत्य नहीं की। तो रेयॉन तंतु प्रकृति में ताप सुखट्टे होते हैं, एकदम सही है। कृत्रिम तंतु सिंथेटिक फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ये भी बात सही है आपका। ऊन एक कमजोर रेशा होता है, ये भी बात सही है। जो रेशम यानी कि सिल्क ऊन से कमजोर होता है, क्या है ये आपका सत्य नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊन आपका कमजोर होता है पर सिल्क से कमजोर न होता है, ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि रेशम सिल्क ऊन से कमजोर होता है। तो यहाँ बात की जा रही है कि सिल्क कमजोर है और ऊन स्ट्रांग है, बल्कि ये बात एकदम गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्रोत को पारिवारिक आय बोल सकते हैं? तो पारिवारिक हम किसको बोलेंगे, बैंक से प्राप्त होने वाले ब्याज को, या किराया को, या परिवार के सदस्यों के वेतन को। तो पारिवारिक आय हम किसको बोल सकते हैं, बैंक से प्राप्त होने वाले ब्याज को भी बोल सकते हैं, किराए को भी बोल सकते हैं, और परिवार के सदस्यों के वेतन को भी बोल सकते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी को उत्पाद के लेबल पर उकेरा या मुद्रित होना चाहिए? यानी कि जो प्रोडक्ट आप खरीद के लाते हो, तो उसमें कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए? उत्पाद का नाम होना चाहिए, ये बात तो एकदम ठीक है, होना चाहिए। गारंटी अवधि होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। उत्पाद की कीमत यानी कि प्राइस लिखी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए। उत्पाद के प्रयोग के लिए उसमें निर्देश होने चाहिए, यानी कि उत्पाद को हम किस तरीके से यूज करना है, वो भी लिखा होना चाहिए। उत्पाद पे प्रयोग के समय रखे जाने वाले चेतावनी और सावधानियां होनी चाहिए, ये भी बात सही है। क्या चीज हमें करनी चाहिए, क्या चीज हमें नहीं करनी, ये भी इंक्लूड होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 सारे ऑप्शन हमारे सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है हमारा, बर्निंग टेस्ट का उपयोग करके फाइबर की पहचान की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु लॉक के निकट आने पर सिकुड़ जाता है, ये आपको बताना है। तो बर्निंग टेस्ट किसके लिए करते हैं, बर्निंग टेस्ट हम फाइबर की पहचान के लिए जाते हैं। और जो आपका फाइबर ऐसा होगा जो लॉ के कांटेक्ट में आने पर, आग के कांटेक्ट में आने पर सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो कौन सा हो जाता है, रेयॉन होता है, लिनन होता है, कपास होगा या नायलॉन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका नायलॉन। तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग, क्योंकि नायलॉन में क्या मिक्स होता है, आपके प्लास्टिक होती है,
प्लास्टिक के तो ऐसे होते हैं जिसको आप आग के कांटेक्ट में लाओगे तो आप क्या होता है पीछे सिकुड़ना लग जाते। इसी तरह आप क्या करना टेस्ट घर से खुद पे प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। नायलॉन के सॉक्स होते हैं आपके, तो जो बच्चों के स्कूल वाले सॉक्स होते हैं ना, उनको आप थोड़ा सा जला के देखिएगा, आग के कांटेक्ट में ला के देख, वो क्या होगा ऐसे पीछे मुड़ जाएंगे और सिकुड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो आपका घर पे प्रैक्टिकल भी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को लक्षित कर रहा है? ऑप्शन दिए हुए हैं 15 से 35 साल को, 15 साल से कम के बच्चों को, यानी 35 से 44 साल को, या 15 से 65 साल को। तो जो आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, इसमें जिस आयु वर्ग को लक्षित किया जाता है वो होते हैं 15 से 35 साल। ठीक है, तो टारगेट ग्रुप आपका यही होता है 15 से 35 साल वाला। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं 7, 4, 5 एंड 6। तो इसमें ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4। तो मनुष्य में आपके कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाएंगे? मनुष्य में आपके 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। एक तो होता है ए ग्रुप, एक होता है आपका बी ग्रुप, और एक होता है आपका ए बी ग्रुप, और एक होता है आपका ओ ग्रुप। ठीक है, तो ए ग्रुप में आपके ए एंटीजन पाया जाता है, बी ग्रुप में आपके बी एंटीजन पाए जाते हैं, ए बी ग्रुप में आपके दोनों तरह के एंटीजन पाए जाते हैं, ओ ग्रुप में आपके कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। और जो आपका ओ ब्लड ग्रुप होता है ये आपका सर्वदाता होता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, और जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप होता है ये आपका सर्वग्राही होता है, यानी कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? तो आज हमने अपनी क्लास में 60 क्वेश्चन कर चुके हैं, अपने 60 क्वेश्चन अपने कर चुके हैं। इस पेपर के आपके 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे डिसिप्लिन 4 आ चुका है हमारा, तो मतलब हमारे 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको हम अपने आगे वाली क्लास में करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए कि 2021 वाला पेपर आपका कॉन्सेप्ट बेस पे था, इसमें ज्यादा भारी भरकम क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे हुए, ये आपका इजी पेपर था। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग फीडबैक में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।